हेलो गाइस, वेलकम टू आरबीआई एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर आरबीआई सेबी नाबार्ड के सर्कुलर्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर्कुलर यहाँ पर आरबीआई ने प्रपोज करे हैं न्यू रूल्स डिजिटल फ्रॉड एंड ईबीटीज के लिए। तो इससे रिलेटेड आपका ये रहेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो आरबीआई ने यहाँ पर आरबीआई कमर्शियल बैंक रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग कंडक्ट थर्ड अमेंडमेंट डायरेक्शंस यहाँ पर रिलीज किए हैं, जिसमें की पावर आपको आरबीआई को बेसिकली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर दी जाती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर को हमें स्ट्रेंथन करना है, ट्रस्ट जो है डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में इंप्रूव करना है, अकाउंटेबिलिटी लेकर आनी है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के अंडर। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में क्या आता है, जो यूपीआई ट्रांसफर्स होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कार्ड बेस्ड डिजिटल पेमेंट, ये सभी आपके आते हैं। और कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू किया जाता है बिना कैश इन्वॉल्वमेंट के, वो सभी आपका ईबीटीज के अंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो बैंक्स हैं उन्हें मैंडेटरी एसएमएस अलर्ट्स भेजने हैं सभी ईबीटीज के लिए अबव 500 रुपीज। तो यहाँ पर बैंक्स मस्ट सेंड एसएमएस अलर्ट फॉर ऑल ईबीटीज अबव 500 रुपीज, जिसमें कि ये एक रियल टाइम रिस्क मिटिगेशन टूल की तरह काम करेगा। और कस्टमर मॉनिटरिंग जो है अर्ली फ्रॉड डिटेक्शन से रिलेटेड, उसको भी आपका यहाँ पर एनहांस करेगा। क्लियर है। सेकेंड, यहाँ पर जीरो लाइबिलिटी की बात हो रही है। तो ये कहते हैं कि देखो, अगर फ्रॉड आपका बैंक की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ, बैंक ने सही से चीजें नहीं दे रखी हैं, कस्टमर की जीरो लाइबिलिटी होगी और जितना भी अमाउंट था फुल रिवर्सल किया जाएगा, इवन इफ कस्टमर यहाँ पर इमीडिएटली रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो कस्टमर बर्डन से हमारे पास इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की तरफ अब हम जा रहे हैं। थर्ड पार्टी ब्रीच में बैंक्स को बोला गया है कि अब यहाँ पर आप अगर कोई भी फ्रॉड होता है, ठीक है, एक्सटर्नल ब्रीच जैसे कि हैकिंग, फिशिंग की वजह से, तो आप यहाँ पर लाइबल रहेंगे ओनली इफ रिपोर्ट किया गया विद इन 5 डेज। तो रिस्क शेयरिंग प्रिंसिपल है जहां पर टाइमली रिपोर्टिंग की जाएगी और कंडीशनल लाइबिलिटी फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन आता है कंप्लेंट रेजोल्यूशन। तो बोला गया कि भाई बैंक्स यहाँ पर रिजोल्व करो कंप्लेंट को 30 दिन के अंदर अंदर, ताकि ग्रीवांस रिड्रेसल एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, ऑपरेशनल रिस्क और रेपुटेशनल रिस्क को कम किया जा सके। इसके अलावा जो कॉम्पनसेशन मेट्रिसेस है, अगर विक्टिम्स है फ्रॉड के, तो 50,000 रुपए तक यहाँ पर 85% उनको नेट लॉस का दिया जाएगा, जो कि मैक्सिमम 25,000 है। अगर बैंक की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ये कंफर्म करती है कि जो उनकी कंप्लेंट है वो बोनाफाइड है, जेन्युइन है, तो यहाँ पर हमारे पास में फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन दी जाएगी 85% ऑफ नेट लॉस, जिसमें कि मैक्सिमम कैप 25,000 का है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड लॉस शेयरिंग मॉडल लेकर आए हैं, मॉरल हजार्ड को अवॉइड करते हैं। कस्टमर यहाँ पर नेग्लिजेंस केसेस भी जो देखे जाते हैं उनको हम अवॉइड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाती है फंडिंग द कॉम्पनसेशन। तो जो पे आउट है वो कैसे होगा, 65% आरबीआई करेगा, 10% कस्टमर का बैंक और 10% यहाँ पर जो बेनिफिशियरी बैंक है वो करेगा। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ पर उसका क्या हुआ, वो इम्प्लिसिटली एब्जॉर्ब किया जाएगा सिस्टम या कंडीशंस के थ्रू। तो सिस्टम वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जा रही है, इंसेंटिव्स अक्रॉस स्टेक होल्डर्स हम यहाँ पर अलाइन कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या देखा कि हम यहाँ पर बेसिकली ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ में डिजिटल फाइनेंस रेगुलेशन को अलाइन कर रहे हैं, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन रिस्क को रिड्यूस करते हैं, फिनटेक इकोसिस्टम में यहाँ पर ट्रस्ट को बढ़ा रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स के अंडर ऑपरेशनल रिस्क को कम कर रहे हैं, फ्रॉड रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी नॉर्म्स को लेकर आ रहे हैं। सो बिहेवियरल इम्पैक्ट क्या रहेगा, कस्टमर्स यहाँ पर जब इनको इंसेंटिवाइज किया जाता है तो वो रिपोर्ट करेंगे जल्द से जल्द, और बैंक को इंसेंटिवाइज किया जाता है कि वो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स को इम्प्रूव करें। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप इसमें ये न्यूज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपकी, सेबी ने क्रैकडाउन किया फिनफ्लुएंसर्स के ऊपर एआई टूल सुदर्शन के थ्रू। तो यहाँ पर सेबी ने 1.2 लाख मिसलीडिंग सोशल मीडिया पोस्ट को रिमूव करा, अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने जो यहाँ पर की हुई थी।
सो सेबी इंटेंसिफाई कर रहा है एनफोर्समेंट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, ऑफन इन्फ्लुएंसर्स, मिसगाइडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स। लीडरशिप स्टेटमेंट आई थी तुहिन कांता पांडे की, जो रीइंफोर्स करती है कि केवल सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज ही लीगली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। देखो इंडिया में आप देख रहे हैं हर कोई तो इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, ठीक है, तो सोशल मीडिया बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पर जो है उसका राइज होता जा रहा है। अब इसमें फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लैक देखा गया और रेगुलेटरी ओवरसाइट भी यहाँ पर कम थी, जिसकी वजह से मिस सेलिंग हो रही थी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की और रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस हो रहा था, स्पेशली डेरिवेटिव्स में। तो सेबी ने बोला कि अब यहाँ पर सबसे पहले तो इन पोस्ट को हटा दो। तो 1.2 लाख मिसलीडिंग पोस्ट थे, तो स्ट्रॉन्ग मार्केट सर्विलेंस होगा, एनफोर्समेंट एक्शन बढ़ा और मार्केट इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करा। फिर जैसा ये सुदर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इन हाउस एआई सिस्टम है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, मल्टीलिंगुअल कंटेंट, इन सभी को हम ट्रैक करते हैं, एनहांस करते हैं रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को। और सेबी अब यहाँ पर डेटा ड्रिवन सुपरविजन की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे रेगुलेटरी स्टांस, तो सेबी के जो चेयरपर्सन है तुहिन कांता पांडे जी, इन्होंने बोला कि केवल सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज ही लीगली अलाउड हैं कि वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करें। तो इंफॉर्मेशन असिमेट्री को हम प्रिवेंट कर रहे हैं एंड देन इंश्योर कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी कंप्लायंस सेबी के आईए रेगुलेशन के साथ में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे डेरिवेटिव रिस्क वार्निंग दी गई है, तो इन्होंने बताया कि एक्सट्रीम रिस्क है ऑप्शन ट्रेडिंग का। 9 यहाँ पर 10 में से रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा लूज कर देते हैं। मैंडेटरी वार्निंग पॉपअप्स यहाँ पर अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर देने रहेंगे। तो फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन में आप समझेंगे कि भाई बिहेवियरल बाइसेस, ओवर कॉन्फिडेंस, हर्ट बिहेवियर जो है कि इन्होंने डेरिवेटिव खरीदा मैं भी खरीद लेता हूँ, अब ये यहाँ पर हम कम कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर हो क्या रहा है, हम सबसे पहले तो यहाँ पर फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस देखें तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, फ्रॉडलेंट एडवाइजरी इकोसिस्टम के को कम किया जा रहा है, मार्केट एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है, प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन से डिस्टॉर्ट नहीं होने देंगे और इंटीग्रेशन हो रहा है एआई का सर्विलेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर रेग टेक इवोल्यूशन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पर अब आप जो बाकी ये जो थे 1 से 15 के वीक में आए थे, ये आपके यहाँ पर 15 से बाद में जो 15 मार्च के सर्कुलर्स हैं वो हैं। आरबीआई ने रिवाइज करा डिविडेंड पे आउट नॉर्म्स लिंक्ड टू कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आरबीआई ने इशू करे हैं न्यू प्रूडेंशियल नॉर्म्स डिविडेंड डिक्लेरेशन 2026, जिसमें अर्लियर गाइडलाइंस को हटाया गया। अब ये बाज़ल III में जो हमें कैपिटल एडिक्वेसी प्रिंसिपल बताया गया है कोर इक्विटी कैपिटल का, उससे रिलेटेड है, जिसमें कि हम इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग को रखते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी मानी जाती है ये। सो यहाँ पर अब इन्होंने बोला है कि डिविडेंड बकेट्स किस तरह से काम करेंगी, ठीक है। तो ये अप्लाई होगा सभी कमर्शियल बैंक, एसबीआई, फॉरेन बैंक एक्सक्लूड करेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक को। कैपिटल रेशियो बकेट्स यहाँ पर अब अच्छे से समझना। तो अगर आपका कैपिटल इक्विटी रेशियो टियर 1 वाला जो है कोर इक्विटी रेशियो सॉरी आपका 8% से कम है, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर कोई डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे ही नहीं करोगे। अगर ये यहाँ पर 20% से ज्यादा है तो 100% तक आपको यहाँ पर अपना एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो डिविडेंड पे करना अलाउड है। अच्छा, 8 से 20% में रिस्ट्रिक्टेड पे आउट होते हैं, ग्रेजुएट लिमिट की जाती है, और 20% से ज्यादा का अगर CET1 रेशियो है तो 100% तक एडजस्टेड पैट का आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो कैपिटल कंजर्वेशन स्ट्रेस टाइम के लिए आप कर रहे हैं और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के साथ में अलाइन कर रहे हैं, लिंक की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर एब्सोल्यूट कैप लगाया गया है 75% ऑफ टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें कि यहाँ पर अब बकेट को फॉलो नहीं किया जाएगा। तो मैक्सिमम पे आउट आप अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 75% तक कर सकते हैं, इवन इफ यहाँ पर कोर इक्विटी टियर 1 रेशियो जो है वो हायर पे आउट अलाउ करेगा। सो एक्सेसिव प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, इंटरनल कैपिटल बफर्स को स्ट्रेंथन करना है।
तो कमर्शियल बैंक, एसबीआई, फॉरेन बैंक्स ब्रांच मोड में ये सभी इंक्लूडेड है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक्स को एक्सक्लूड करा गया है। और यहाँ पर आरबीआई को आपको रिपोर्ट भी करना होगा 15 दिन के अंदर अंदर। और आरबीआई के कौन से डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन को। तो सुपरवाइजरी, ओवरसाइट एंड ट्रांसपेरेंसी में काम करेगा। कैपिटल कंजर्वेशन अलाइन कर रहे हैं बाज़ेल 3 नॉर्म्स के साथ में। बैंक यहाँ पर लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को अपनी रिटेन कर रखेगा। जब लो कैपिटल है तो पे आउट रिस्ट्रिक्टेड है, जब स्ट्रॉन्ग कैपिटल है अलाउ करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना कैपिटल को डिविडेंड के फॉर्म में। और यहाँ पर जो कैपिटल बेस था उसको इरोड होने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपके पास आरबीआई ने अमेंड करा है कैपिटल एडिक्वेसी काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क क्या है? मैंने लोन दिया किसी को, यहाँ पर वो पार्टी डिफॉल्ट कर गई, अब यहाँ पर रीपेमेंट नहीं कर रही है, तो काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि आरबीआई ने अपने कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क को अंडर द पावर्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 35A यहाँ पर अमेंड करा है, ताकि कैपिटल बफर्स को अगेंस्ट काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क स्ट्रेंथन किया जा सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक्स अब अपने सीसीआर एक्सपोजर को सभी कंसोलिडेटेड एंटिटीज के लिए इंक्लूड करेंगी जब अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को क्या कर रही है? अपना कैलकुलेट कर रही है। सीसीआर समझ में आ गया ना क्या है? काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। जब आपके फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कोई डेरिवेटिव है, रेपो है, डिफॉल्ट हो गया फाइनल सेटलमेंट से पहले कैश फ्लोज के, तो यहाँ पर एक्सपोजर डायनेमिक है, मार्केट लिंक्ड है। लोन डिफॉल्ट रिस्क हमारे पास में अलग होता है। सीसीआर में आपके पास मार्केट प्राइस मूवमेंट के साथ जा रहे हैं, तो अगर कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर गई तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू देता है बैंक को, और बैंक यहाँ पर क्या है? लॉस फेस कर रहा होता है। सो इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं? सबसे पहले इन्होंने कंसोलिडेशन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सीसीआर का किया है, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रुप एंटिटीज क्या है? एक बैंक है, बैंक की खुद की सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर सब है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंसोलिडेटेड, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी देखोगे। सो रेगुलेटरी आर्बिट्रेज को प्रिवेंट करना है, ग्रुप लेवल सिस्टमिक रिस्क को कैप्चर करना है, शिफ्ट करना है एंटिटी लेवल से ग्रुप लेवल रिस्क असेसमेंट में। एड ऑन फैक्टर्स। सो अगर मान लो आपके पास में इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, और वो 1 साल से कम के लिए है तो 6%, 1 से 5 साल के लिए 8%, 5 साल से ज्यादा के लिए 10% है, ठीक है। अगर प्रीशियस मेटल है तो 1 साल तक के लिए 7%, 1 से 5 साल के लिए 7% और 5 साल से ज्यादा होने पर 8% है। अदर कमोडिटीज में 1 साल तक 10%, 1 से 5 साल 12% और 5 साल से ज्यादा में 15% है। सो हो क्या रहा है यहाँ पर जहां पर भी मेच्योरिटी ज्यादा है वहां पर रिस्क भी हम ज्यादा मानकर चलते हैं। जब रिस्क यहाँ पर ज्यादा होगा तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही है। फाइन। अब इसमें ये बोलते हैं कि जो कमोडिटीज हैं वो हाईएस्ट सीसीआर रखेंगी क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और इक्विटी डेरिवेटिव्स में मॉडरेट रिस्क माना जाता है। तो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच होती है हमारे पास में, उसको हम फॉलो करें। क्रेडिट रिस्क को कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, उसमें से एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच होती है जिसमें कि हम इसको देखेंगे। क्लियरिंग मेंबर्स, बैंक यहाँ पर क्लियरिंग मेंबर की तरह काम करता है। सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस इक्विटी और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में मेंटेन करते हैं कैपिटल चार्ज आपके सीसीआर का। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्लियरिंग मेंबर्स के लिए यहाँ पर इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में कैपिटल बफर मेंटेन करना है सीसीआर एक्सपोजर में। क्लियरिंग मेंबर्स इंटरमीडिएरीज की तरह काम करेंगे क्लाइंट और एक्सचेंजेस के बीच में। डिफॉल्ट रिस्क जो है क्लाइंट्स का उसको वो यहाँ पर बेयर कर रहे हैं। तो हम इंटरमीडिएशन रिस्क कैपिटल चार्जेस जो है वो लेकर आ रहे हैं। क्यूसीसीपी एक्सपोजर, क्यूसीसीपी एक्सपोजर क्या है? क्वालिफाइड सेंट्रल काउंटर पार्टी, एक ऐसा क्लियरिंग हाउस जो कि ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। मतलब इनका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है। यहाँ पर 2% का रिस्क वेट इसके ट्रेड एक्सपोजर पर है। 2% का वेट अप्लाई करेगा अगर बैंक लायबल है टू रीइंबर्स क्लाइंट्स इन द इवेंट ऑफ क्यूसीसीपी डिफॉल्ट। सो रिस्क वेट आपके पास 2% है ट्रेड एक्सपोजर पर अगर बैंक एक क्लियरिंग मेंबर है या फिर बैंक गारंटी करता है क्लाइंट ऑब्लिगेशंस को।
तो बहुत ही कम रिस्क है इनके साथ में, तो हाई सेफ्टी होगी सीसीपी स्ट्रक्चर की, स्ट्रॉन्ग मार्जिनिंग यहाँ पर और डिफॉल्ट वाटरफॉल मैकेनिज्म है। लेकिन बैंक यहाँ पर अगर गारंटी करता है क्लाइंट को तो कंटिजेंट लायबिलिटी रिस्क आपका बढ़ जाता है। बैंक अगर गारंटी देता है कि भाई इसने पेमेंट नहीं करी तो मैं करूंगा, तो ये होता है कंटिजेंट लायबिलिटी, जिसमें कि लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटीज ये सब आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक को पेमेंट करना पड़ता है। मीटिंग स्केड्यूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फॉर 2026-27, तो ये वाला समझ में आ गया ना पूरा। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिस्क सेंसिटिविटी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसेट स्पेसिफिक है, जैसे कि हमने देखा प्रीशियस मेटल, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, और मैच्योरिटी सेंसिटिव है कि जितनी ज्यादा मैच्योरिटी होगी उतना ही यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा, उतना ही कैपिटल बचा कर रखना है। फिर यहाँ पर बाजिल 3 का स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच आपको यूज करना होगा काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क के लिए, ताकि ग्लोबल कंपैरेटिबिलिटी भी बढ़े और रेगुलेटरी क्रेडिबिलिटी भी बढ़े। साथ में जो सिस्टमिक रिस्क है, सिस्टमिक रिस्क होता है कि एक बैंक फॉल करा तो सारे बैंक फॉल कर जाएंगे, तो कंसोलिडेटेड एक्सपोजर यहाँ पर हम प्रिवेंट कर रहे हैं, हिडन लेवरेज ना हो, ऑफ बैलेंस शीट रिस्क ना हो, स्टेबिलिटी देखी जा रही है डेरिवेटिव मार्केट्स की। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की जो आपकी मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, वो आपका अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने अलग अलग शेड्यूल्स बताए कि भाई अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और फरवरी में ये मीटिंग्स रहेंगी। तो हमारे पास में 6 मीटिंग्स पर ईयर होती हैं, बाई मंथली होती हैं ये, तो 4 मीटिंग्स पर ईयर रहेंगी। अब यहाँ पर आरबीआई एक्ट आपका और फाइनेंस एक्ट 2016, ये दोनों इनको बैकिंग देते हैं। ठीक है, आपको ये डेट्स तो खैर इतना नहीं पूछा जाएगा, बस ऐसा याद रखना है कि बाई मंथली होती हैं, तो 2 महीने में एक बार हम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये अमेंड करते हैं फाइनेंस एक्ट 2016 को, स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 45 जीबी अमेंडेड आरबीआई एक्ट का, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर 6 मेंबर का आपका एमपीसी बिठाती है, जिसमें कि फिक्स करते हैं बेंचमार्क पॉलिसी रेट, रेपो रेट को, और इन्फ्लेशन को कंटेन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको याद रखना है कि प्राइस स्टेबिलिटी रखनी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल, सपोर्ट करना है ग्रोथ को, रेपो रेट को पॉलिसी सिग्नल की तरह यूज कर रहे हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को एंकर किया जाता है, कितना है 4% प्लस माइनस 2%, तो 2 से 6% तक होता है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास में इंटरनल मेंबर्स में संजय मल्होत्रा जी चेयरपर्सन बनेंगे, ऑफकोर्स आरबीआई गवर्नर है पूनम गुप्ता जी, अगर किसी को इनके बारे में जानना है लिंक्डइन पर काफी अच्छे से डिटेल्स मिल सकती हैं। इंद्रनील भट्टाचार्य, एक्सटर्नल मेंबर में राम सिंह है, सुगाता भट्टाचार्य है, नागेश कुमार है, जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और टेन्योर यहाँ पर 4 साल का होता है एक्सटर्नल मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशनल रूल्स देखो एमपीसी के, 4 बार तो इसको मिलना ही मिलना है एक साल में, वैसे हम लोग 6 बार मिलेंगे, अभी 6 बार मीटिंग होने वाली है। कोरम आपका 4 मेंबर्स का होता है कि भाई मिनिमम मेंबर्स जो है 4 तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, फिर सबको एक एक वोट दिया जाता है। और अगर यहाँ पर आपके पास में 3:3 का रेशियो में वोटिंग हुई है तो फिर कास्टिंग वोट गवर्नर का होता है, गवर्नर की फाइनल से होती है, राइट। तो ये याद रखना है, डिसीसिव वोट होती है उनकी, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंश्योर करते हैं, पॉलिसी डिस्क्रिप्शन बायस यहाँ पर जो है वो कम की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, तो रेपो रेट 5.25% रखा गया है। रेपो रेट से आपका लोन वगैरह जो दिया जाता है, तो अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है और इन्फ्लेशन भी कम होता है। रेपो रेट यहाँ पर आपका कम हो रहा है तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब सबके हाथ में पैसा ज्यादा है, बैंक सस्ते में लोन दे रहा है, और ग्रोथ भी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या क्या है, 5.25 का अगर मुझे सीलिंग रेट निकालना है तो वो एमएसएफ रेट निकलेगा, फ्लोर रेट निकालना है तो एसडीएफ निकलेगा, राइट। तो यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आपका 5% हो गया, जहां पर आरबीआई एक्सेस लिक्विडिटी को बिना किसी कोलैटरल के एब्जॉर्ब कर रही थी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में आरबीआई बैंक से कहती है ओवरनाइट में लोन दे दूंगी, लेकिन आपको कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज कोलैटरल मेरे पास रखना होगा, और यहाँ पर पीनल रेट लगता है तो आपका 0.25% रेपो रेट से अबव जाएगा, और ये सीलिंग मानी जाती है इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर की। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है ना हमारे पास में मॉनेटरी पॉलिसी टूल, जिसमें कि आरबीआई इंजेक्ट या एब्जॉर्ब करते हैं लिक्विडिटी, और ये आपके पास में एमएसएफ और एसटीएफ क्या बताते हैं, कॉरिडोर बताते हैं। तो रेपो रेट आपका मिड में होगा,
अगर 0.25 ऐड कर दिया परसेंट तो MSF, कम कर दिया तो SDF, राइट। SDF को बोलते हैं फ्लोर रेट, मतलब मिनिमम रेट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेट। मैंने मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास में आपको सारा करा रखा है, आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट, रेट जिसमें कि आरबीआई बैंक से बोरो कर रही है ताकि एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर पाए। अगेन यहाँ पर भी आप कम रेट रहेगा ये रेपो रेट से। फिर आता है बैंक रेट, जो कि लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट होता है आरबीआई का। तो यहाँ पर हमारे पास में डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं इसको। कमर्शियल बैंक और लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर बोरो करना है अगर आरबीआई से, तो ये बैंक रेट पर होगा। कैश रिजर्व रेशियो, कितना कैश आपको मेंटेन करना है, नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग होता है। डिमांड लाइबिलिटीज करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड पर पैसा निकालोगे। टाइम लाइबिलिटीज मेच्योरिटी पर पैसा निकालोगे। फिर यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो के बाद में और क्या आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पर हमारे पास में गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, ये सब मेंटेन करना है। बैंक अपने साथ रखता है लेकिन आरबीआई को रिपोर्ट देता है फोर्टनाइटली। सीआरआर में आरबीआई के साथ ही रखना होता है, कैश में होता है प्योरली। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर सीआरआर या एसएलआर को बढ़ाया जाता है तो बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी, जो बैंक लोन दे रहा है, वो कम हो जाती है और लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाती है। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें, और इसमें कुछ है नहीं ऐसा। नेक्स्ट न्यूज क्या है, आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट और उत्कर्ष 3.0 स्ट्रैटेजी को अप्रूव करा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल बैंक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड आरबीआई ने अप्रूव करा बैंक का बजट अकाउंटिंग ईयर के लिए, जिसमें मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क को उत्कर्ष 3.0 बोला गया है। एंड यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप आपका 2026 से लेकर 2029 के लिए है, जो कि आरबीआई के फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजिक रोड मैप की तरह सर्व करेगा। सेकंड इटरेशन में आपके इंस्टीट्यूशनल गोल्स बताए गए हैं। लेटेस्ट फ्रेमवर्क है, गाइड करेंगे पॉलिसी डायरेक्शन और इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन। अप्रूवल्स यहाँ पर 622nd मीटिंग हुई थी बोर्ड की पटना में, आरबीआई गवर्नर ने इसको चेयरमैनशिप की। आरबीआई रिपोर्ट करता है कि स्टेट्स ने कलेक्टिवली 45,960 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑक्शन के थ्रू रेज किए हैं। तो ये सब नेशनल बोरोइंग यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, कमेंट कर बताना अगर कुछ और चाहिए। इसके अलावा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।